डियर स्टूडेंट, आज हम ऋणी तथा धनी करने के नियमों के बारे में बात करेंगे। लेखांकन में हम एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखकर जोड़ते और घटाते हैं। ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? हम अकाउंट कहते हैं। मतलब एक ही प्रकृति के क्या मतलब हुआ? एक जैसे। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और हम एक थैले में चावल ले आते हैं, दाल ले आते हैं, प्याज ले आते हैं और आलू ले आते हैं। अब हम घर में आकर उनको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग रखते हैं। तो इसी प्रकार तो आलू अलग प्रकृति का हो गया, प्याज अलग प्रकृति का हो गया, चावल अलग प्रकृति का हो गया और दाल अलग प्रकृति का हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे अकाउंटिंग में भी अलग अलग प्रकृति के लेखे होते हैं, लेन देन होते हैं। तो उनको हम एक प्रकृति के जो लेन देन होते हैं एक जगह पे लिखते हैं। जैसे आलू आलू है तो सब एक ही जगह पे रखेंगे, प्याज ही प्याज है तो उसको एक ही जगह पे रखेंगे। तो जहाँ पे उसको हम रख रहे हैं तो वहाँ पे हम जहाँ पे हम एक प्रकार के लेन देनों को रख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। अब खाते के बारे में बात करते हैं। एक खाता किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशेष मत से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा है। मतलब एक व्यक्ति से या एक मत से, एक व्यक्ति कोई राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, एक मत वेतन भी हो सकता है, किराया भी हो सकता है। तो वेतन से संबंधित जितने भी होंगे वो एक जगह पे लिखे जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है। फिर लेखांकन में प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति, दायित्व, व्यय अथवा आय का अलग अलग लेखा रखते हैं। मतलब हर व्यक्ति का अलग लेखा रखेंगे। राम का अलग लेखा रखेंगे, श्याम का अलग रखेंगे, मोहन का अलग खाता रखेंगे। वैसे ही संपत्ति, हर संपत्ति का अलग खाता रखेंगे, हर दायित्व का अलग खाता रखेंगे, हर व्यय का अलग खाता रखेंगे। क्योंकि व्यय कई प्रकार के होते हैं, दायित्व कई प्रकार के होते हैं, संपत्तियां भी कई प्रकार की होती हैं। इनको अलग अलग लेखा इनका रखते हैं। उसको जिस स्थान पर इनका लेखा इनको लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। लेखा जहाँ पे हम लिखते हैं एक प्रकृति के समस्त लेन देनों को एक जगह पे जहाँ पे लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। जैसे घनश्याम का खाता है, राम का खाता है, मशीन का खाता है, वेतन खाता है, किराए का खाता है। तो घनश्याम के साथ किए गए सभी लेन देनों को घनश्याम के खाते में लिखा जाएगा और राम के साथ किए गए सभी लेन देनों को राम के खाते में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो खाते हो जाएंगे, घनश्याम का खाता अलग हो जाएगा, राम का खाता अलग हो जाएगा। अब है सभी खातों के दो मुख्य भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। एक ये आप देख रहे हैं डेबिट लिखा है, बायां पक्ष है, और दूसरा क्रेडिट लिखा है, ये दायां पक्ष है। तो बाईं तरफ के भाग को हम क्या कहते हैं? डेबिट साइड कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? डेबिट पढ़ते हैं। वैसे ही दाहिनी साइड आप देख रहे हैं तो उसमें क्रेडिट होता है, क्रेडिट लिखा जाता है। मतलब क्रेडिट को हम सीआर लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ते क्या है? क्रेडिट। जैसे एक कैश अकाउंट बनाया है, नीचे आपका एक कैश अकाउंट लिखा है, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे डीआर लिखा है। इसका मतलब डीआर पढ़ेंगे नहीं, डेबिट, और यहाँ पे सीआर लिखा है, सीआर का मतलब हम क्रेडिट पढ़ेंगे। और अकाउंट शब्द को संक्षिप्त रूप में हम A/C अकाउंट, इसका मतलब है अकाउंट लिखते हैं। तो ये हमारा कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। ये पर्टिकुलर्स होता है, ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये बीच में कैश अकाउंट लिखा है, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखा है और राइट साइड में क्रेडिट। जितनी मदें आएंगी ये नीचे को बढ़ते जाएगा। फिर है डेबिट तथा क्रेडिट करने के नियम। कुछ रूल्स होते हैं डेबिट कैसे करेंगे और किस मद को हम डेबिट करेंगे और किस मद को क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट ऐसे नहीं होता है कि जिसको मर्जी हम डेबिट करते हैं, जिसको मर्जी हम क्रेडिट करते हैं। उसके लिए निर्धारित नियम होते हैं। तो इसके लिए हमारी दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक है अमेरिकन पद्धति और दूसरा है अंग्रेजी पद्धति। पहले हम अमेरिकन पद्धति के बारे में बात करते हैं। अमेरिकन पद्धति में समस्त खातों को 5 भागों में बांटा गया है। इसको बांट दिया गया है। पहला है संपत्ति खाते, दायित्व के खाते, पूंजी खाता अथवा स्वामी देयता खाता, जिसको हम कैपिटल अकाउंट या ऑनर्स अकाउंट कहते हैं। फिर है लाभ अथवा आय संबंधी खाते, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। हानि अथवा व्यय संबंधी खाते, लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। पहला है संपत्ति खाते के बारे में बात करते हैं, एसेट्स अकाउंट। जब किसी संपत्ति की राशि में वृद्धि होती है, जब कोई संपत्ति बढ़ती है तो इस वृद्धि को हम क्या करते हैं? डेबिट पक्ष में लिखते हैं। और
यदि संपत्ति की राशि में कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। संपत्ति की राशि में वृद्धि कब होगी? जब हम संपत्ति खरीदेंगे, कोई नई संपत्ति हमारे पास आती है तो उसको हम डेबिट पक्ष में लिख देते हैं। और संपत्ति की राशि में कमी कब होगी? जब वो संपत्ति हमने बेच दी है तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। दूसरा है दायित्वों के खाते, लायबिलिटीज अकाउंट, अंग्रेजी में लायबिलिटीज अकाउंट कहेंगे। जब किसी दायित्व की राशि में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि को दायित्व खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। दायित्व की राशि में वृद्धि कब होगी? जब हमने कोई नया लोन लिया हो, है ना, तब हमारे दायित्व बढ़ जाएगा। और दायित्व की राशि में कमी होने पर दायित्व खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, ये नियम है बेटा। फिर है पूंजी खाता। जब व्यवसाय के स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है तो इसे पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। और यदि व्यवसाय का स्वामी अपने निजी खर्चों के लिए व्यवसाय से कुछ राशि निकालता है, मतलब पूंजी की राशि में कमी होती है, तो इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ये भी हमारे नियम हैं। फिर है चौथा, लाभ अथवा आय संबंधी खाते, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। समस्त लाभों तथा आय में हुई वृद्धि को आय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। जब आय बढ़ती है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि इसके कारण स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। इससे पहले मैंने बताया था स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, और इसके विपरीत आय में जब कमी होती है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि इससे पूंजी में कमी आती है। फिर है पांचवा, लाभ अथवा व्यय संबंधी खाते, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। समस्त हानियों अथवा व्ययों में हुई वृद्धि को, जब व्यय बढ़ते हैं या हानियां होती हैं तो उसको हम खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? स्वामी की पूंजी में कमी आती है। और व्ययों में जब कमी आती है इसके उल्टा, तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ये एक चार्ट बनाया है मैंने। इसमें पहला है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये सब में लिखा है। तो इसमें मैंने लिखा है डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? जब दायित्व में कमी होगी, दायित्व कम होंगे तो उनको डेबिट साइड में लिखेंगे, और दायित्व हमारे बढ़ेंगे तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसी प्रकार पूंजी में यदि कमी होती है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, पूंजी में वृद्धि होती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और उसी प्रकार लाभों तथा आय में कमी होती है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और लाभ और आय में वृद्धि होती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार लॉसेज एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में लिखा है, हानियों तथा व्ययों में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और हानियों तथा व्ययों में कमी हो रही है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार एसेट्स अकाउंट में होती है, संपत्ति में यदि वृद्धि होती है तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे, और संपत्ति में यदि कमी होती है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो मैंने इधर पे ये तीन एक साइड मिला रखे हैं और ये दो एक साइड मिला रखे हैं। इन तीनों में क्या होता है? लायबिलिटीज अकाउंट, और लायबिलिटीज में और कैपिटल में और रेवेन्यू में या आय में, इनमें क्या होता है? यदि कमी होती है, इन तीनों में कमी होती है, लायबिलिटीज में कमी हो रही है, कैपिटल में कमी हो रही है और रेवेन्यू कमी हो रही है तो उनको डेबिट में लिखेंगे। और यहाँ पे दायित्व में वृद्धि हो रही है, पूंजी में वृद्धि हो रही है और लाभ में भी वृद्धि हो रही है तो उनको क्रेडिट में लिखेंगे। ये याद करने का सरल तरीका है, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू या आय में यदि कमी हो रही है तो उनको डेबिट में लिखते हैं, यदि इन तीनों में वृद्धि हो रही है तो उनको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार लॉसेज में हानि तथा व्यय, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस या एसेट्स में, इन दोनों में यदि वृद्धि होती है तो उनको डेबिट में लिखते हैं, और इन दोनों में कमी होती है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस में कमी होती है या एसेट्स में कमी होती है तो उनको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। थैंक यू।